जब हम दुनिया की पहली परिक्रमा की बात करते हैं तो जाहिर है हमारे जहन में किसी जांबाज खोजकर्ता की तस्वीर आती है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस इंसान ने इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की वो उसे पूरा करने के लिए कभी घर लौटा ही नहीं। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा विरोधाभास जो हमें इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री यात्राओं में से एक के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी है जबरदस्त महत्वाकांक्षा की, मुश्किलों की और एक ऐसे अंत की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो आखिर इतनी खतरनाक यात्रा की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 15वीं सदी में। उस वक्त सारी कहानी एक चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, मसाले। आप समझिए, उस जमाने में लौंग, जायफल और काली मिर्च जैसे मसाले किसी सोने चांदी से कम नहीं थे। ये सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाते थे, बल्कि खाना बचाने, दवा बनाने और अमीरी दिखाने के भी काम आते थे। और ये सब आते थे इंडोनेशिया के कुछ छोटे छोटे द्वीपों से, जिन्हें स्पाइस आइलैंड्स कहा जाता था। मतलब इन द्वीपों तक के रास्ते पर जिसका कब्जा, समझो दौलत और ताकत उसकी मुट्ठी में। तो मैदान में दो बड़े खिलाड़ी थे, स्पेन और पुर्तगाल। दोनों इस व्यापार पर अपना कब्जा चाहते थे। पुर्तगाल ने अफ्रीका के रास्ते यानी पूरब की तरफ से जाने वाले रूट पर अपना दबदबा बना लिया था। अब स्पेन के लिए ये रास्ता तो बंद हो गया, तो उन्हें एक दूसरा, कहीं ज्यादा जोखिम भरा रास्ता खोजना था, पश्चिम की तरफ से। और इसी खींचतान के बीच 1494 में एक संधि हुई। इस संधि ने, आप कह सकते हैं, दुनिया को कागज पर दो हिस्सों में बांट दिया। पूरब के सारे रास्ते पुर्तगाल को मिल गए और स्पेन के लिए मसाला द्वीपों तक पहुंचने के सारे जाने पहचाने रास्ते बंद हो गए। अब उनके पास एक ही चारा था, कोई नया रास्ता खोजना। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, फर्डिनेंड मैगेलन। एक ऐसा आदमी जिसे पूरा यकीन था कि पश्चिम की तरफ से भी एक रास्ता जरूर है। देखिए, मैगलन कोई नौसिखिया नहीं था। वो पुर्तगाल का एक बहुत ही अनुभवी नाविक था जो भारत और मलक्का में काम कर चुका था। उसे मसाला द्वीपों के बारे में अपने दोस्त के खतों से पता चला था, जिसमें वहां की दौलत का जिक्र था। मतलब उसके पास तजुर्बा भी था और एक बड़ा सपना भी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, उसका रास्ता आसान नहीं था। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने उसके आइडिया को बार बार ठुकरा दिया। हारकर मैगलन अपनी योजना को स्पेन के युवा राजा चार्ल्स प्रथम के पास ले गया और उन्होंने इस दुस्साहसी अभियान पर पैसा लगाने का जोखिम उठा लिया। और बस यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जो आगे चलकर इंसान के इतिहास की सबसे हिम्मत वाली और सबसे जानलेवा यात्राओं में से एक साबित हुई। साल था 1519। स्पेन के सेविले से लगभग 270 लोग इस सफर पर निकले। जरा सोचिए, 270 जाने एक ऐसे आइडिया पर दांव पर लगी थी जो अब तक सिर्फ एक थ्योरी थी। इस मिशन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 जहाज़ों का बेड़ा शामिल था। ये स्पेन की जिद और महत्वाकांक्षा का सबूत था कि वो किसी भी हाल में मसाला द्वीपों तक एक नया रास्ता खोज निकालेंगे। ये सफर शुरू से ही मुश्किलों का पहाड़ था। उन्हें लड़ना पड़ा अपने ही साथियों की बगावत से, भूख से, स्कर्वी जैसी भयानक बीमारियों से और अटलांटिक के बेरहम तूफानों से। हर दिन बस जिंदा रहने की एक जंग थी। ये कोई चंद महीनों की बात नहीं थी, ये 3 साल लंबी एक अविश्वसनीय दास्तां है। 1519 में स्पेन से निकलकर 1520 में उन्होंने दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक रास्ता खोजा, जिसे आज मैगेलन स्ट्रेट कहते हैं। और फिर 1521 में जाकर वो फिलीपींस पहुंचे। जब मैगलन और उसके थके हारे साथी उस तंग और खतरनाक रास्ते से बाहर निकले तो उनके सामने एक बेहद शांत और विशाल समंदर था। उन्होंने उसे नाम दिया मार पैसिफिको, यानी शांतिपूर्ण सागर। उन्हें क्या पता था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और इसे पार करना उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। महीनों की भयानक समुद्री यात्रा के बाद जब मंजिल बस सामने ही दिख रही थी, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार वो एशिया पहुंच ही गए। उन्होंने साबित कर दिया था कि हाँ, पश्चिम की तरफ से दुनिया के दूसरी ओर पहुंचना मुमकिन है। और ठीक यहीं कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दुखद मोड़ आता है। जिस आदमी ने इस पूरे सफर का सपना देखा, जिसने इसकी अगुवाई की, वो एक मामूली सी स्थानीय लड़ाई में फंसकर
मारा गया। फर्डिनेंड मैगलन अपनी यात्रा को कभी पूरा होते नहीं देख सका और ना ही वो कभी अपने घर लौट पाया। अब मैगलन तो नहीं रहे। ऐसा लगा कि शायद ये मिशन यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन बचे हुए लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और एक नए लीडर ने कमान संभाली। इस शख्स का नाम था जुआन सेबास्टियन एल्कानो। उन्होंने बचे खुचे इकलौते जहाज विक्टोरिया की कमान संभाली और उस थके हुए दल को घर की ओर आखिरी खतरनाक सफर पर ले जाने का जिम्मा उठाया। अब एक पल के लिए इस नंबर पर गौर कीजिए। 270 लोग निकले थे और लौटे सिर्फ 18। यह आंकड़ा बताता है कि इस यात्रा की कितनी भारी, कितनी विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ी थी। पूरे 3 साल बाद एक अकेला थका हारा जहाज स्पेन के तट पर वापस लौटा। इसने वो कर दिखाया था जो पहले कभी नहीं हुआ था, इंसानी इतिहास की पहली सफल विश्व परिक्रमा। तो इस सफर ने हासिल क्या किया? अरे इसने तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इसने पहली बार प्रैक्टिकल सबूत दिया कि धरती गोल है, सिर्फ किताबों में नहीं। इसने बताया कि हमारे महासागर कितने विशाल हैं और इसने हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे को बदल दिया। तो चलिए वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। आखिरकार क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, इतिहास की किताबों में दुनिया की पहली परिक्रमा पूरी करने का श्रेय मैगलन को नहीं, बल्कि जुआन सेबेस्टियन एल्कानो और उनके साथ जिंदा लौटे 17 साथियों को दिया जाता है, क्योंकि वही थे जिन्होंने ये सफर पूरा किया था। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। असली हीरो कौन है? वो दूरदर्शी जिसने एक नामुमकिन लगने वाले सफर का सपना देखा और उसकी शुरुआत की, या वो जिंदा बचा हुआ इंसान जिसने हर मुश्किल को पार करके उसे पूरा किया? सच तो ये है कि विरासत और कामयाबी की कहानी इतनी सीधी नहीं होती, और इसका शायद कोई एक आसान जवाब भी नहीं है।